क्या आप जानती हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? मतलब इसकी लंबाई सिर्फ यूं ही नहीं है। ये उस दौर की कहानी कहती है जिसमें ये बना। एक कहानी उम्मीद की, बंटवारे की, बहस की और हाँ, सहमति की भी। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है। असल में ये एक नए आज़ाद हुए, बटे हुए और इतनी विविधता वाले देश को एक साथ लाने की, आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी कोशिश का नतीजा है। नमस्कार। आज हम किसी किताब के पन्नों में नहीं बल्कि सीधे उन बहसों और चर्चाओं की गहराई में उतरेंगे जिनसे भारत का संविधान बना। हमारे सामने है संविधान सभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड्स और कुछ जरूरी ऐतिहासिक विश्लेषण। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि वो कौन से मुख्य विचार थे, क्या तर्क थे, क्या चुनौतियां थीं जिन्होंने हमारे संविधान को ये रूप दिया। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग, कभी कभी तो बिल्कुल उल्टी आवाजों के बीच में भी सहमति बनी, एक रास्ता निकला। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बनने के समय से। ये संविधान दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच लिखा गया। वो दौर कैसा था? आज़ादी बस मिलने ही वाली थी, पर माहौल में सिर्फ उम्मीदें तो नहीं थी, दर्द और अनिश्चितता भी बहुत थी। हाँ बिल्कुल, वो उथल पुथल का दौर था। मतलब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, फिर सुभाष चंद्र बोस के प्रयास, 1946 में नेवी का विद्रोह, ये सब हाल की बातें थी। और सबसे बड़ा सदमा तो था देश का बंटवारा। हाँ, बंटवारा। अगस्त 1946 में कलकत्ता में जो भयानक हिंसा हुई, उससे दंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो करीब करीब 1 साल तक चला। लाखों लोग शरणार्थी बन गए, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर। इस हिंसा की, इस विस्थापन की भयानक छाया संविधान सभा की बहसों पर लगातार थी। और हाँ, वो रियासतों वाला मुद्दा भी तो था, वो भी एक बड़ी चुनौती रही होगी। अरे बहुत बड़ी चुनौती। भारत का लगभग 1/3 हिस्सा नवाबों और महाराजाओं के पास था। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी स्थिति साफ नहीं थी। कुछ तो सोचने लगे थे कि हम आजाद ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे माहौल में एक ऐसा संविधान बनाना जो ना सिर्फ ब्रिटिश इंडिया बल्कि इन रियासतों को भी साथ लाए, देश को बिखरने से रोके, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली ये संविधान सभा, ये बनी कैसे? क्या इसमें हर तबके के लोग सीधे चुने गए थे? नहीं, देखिए, सीधे जनता ने नहीं चुना था सदस्यों को। 1945-46 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, उन प्रांतीय विधानमंडलों ने इन सदस्यों को चुना था। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त दबदबा था। करीब 82% सदस्य कांग्रेस के थे। 82%? हाँ। काफी ज्यादा। हाँ, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करते हुए इसका बाइकआउट कर दिया था। और समाजवादी भी शुरू में नहीं आए। उन्हें लगता था कि ये सभा पूरी तरह अंग्रेजों के असर से आजाद नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो अपने आप में ही कई अलग अलग विचारधाराओं का एक संगम जैसी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस के अंदर भी समाजवादी थे, तो जमींदारी के हिमायती भी थे, कुछ एकदम सेक्युलर थे, तो कुछ का झुकाव थोड़ा सांप्रदायिक दलों की तरफ भी था। लेकिन कांग्रेस की एक कल्चर थी, एक परंपरा थी, पब्लिक में बहस करने की, मतभेदों पर बात करके रास्ता निकालने की। और यही चीज सभा के अंदर भी दिखी। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के सदस्य चुप बैठे थे, वो भी खुलकर अपनी राय रखते थे, बहस करते थे। क्या आम लोगों की राय का भी कुछ असर पड़ रहा था इस सब पर? हाँ, बिल्कुल पड़ रहा था। सभा की बहसों की खबरें अखबारों में छपती थीं, उन पर लोग बातें करते थे, लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे बाकायदा। अच्छा। जैसे जो भाषाई अल्पसंख्यक थे, वो चाहते थे कि उनकी जबान सुरक्षित रहे। धार्मिक अल्पसंख्यक कुछ खास सुरक्षा चाहते थे, और दलित चाहते थे कि ये जो जाति के नाम पर जुल्म होता है, ये खत्म हो और सरकारी नौकरियों और विधायिका में उनके लिए आरक्षण हो। इन सब मुद्दों पर सभा में बहुत गंभीरता से बहस हुई। और इस सभा में कुछ लोग बहुत अहम रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, करीब 300 सदस्य थे, लेकिन उनमें से 6 लोगों की भूमिका बहुत ही केंद्रीय मानी जाती है। कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने वो मशहूर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। फिर वल्लभ भाई पटेल, जो ज्यादातर पर्दे के पीछे रहकर कमेटियों में और अलग अलग विचारों में सुलह कराने का काम कर रहे थे। मतलब वो संकट मोचक जैसे। हाँ, कह सकते हैं। और राजेंद्र प्रसाद, जो सभा के अध्यक्ष थे और पूरी चर्चा को संभाल रहे थे। इनके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, मसौदा बनाने और उसे पास कराने में उनका रोल बहुत बड़ा था। और उनके साथ और कौन थे? उनके साथ 2 और बड़े वकील थे, गुजरात से KM मुंशी और मद्रास से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और इन सब को मदद मिल रही थी 2 बहुत काबिल सिविल सर्वेंट से, BN राव,
जो संवैधानिक सलाहकार थे, और एसएन मुखर्जी, जो मुख्य ड्राफ्ट्समैन थे, मतलब शब्दों को गढ़ने वाले। 13 दिसंबर 1946 नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसे इतना अहम क्यों मानते हैं? देखिए, ये प्रस्ताव एक तरह से संविधान की आत्मा की पहली झलक थी। इसने भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित किया। इसमें नागरिकों के लिए न्याय, बराबरी और आज़ादी की गारंटी दी गई, और खास तौर पर अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों और दलित वर्गों के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों का वादा किया गया। इसने संविधान बनाने के लिए एक नैतिक दिशा तय कर दी। नेहरू ने अपने भाषण में अमेरिका, फ्रांस, रूस की क्रांतियों का जिक्र किया था, तो क्या इसका मतलब ये था कि हम बस उनकी नकल कर रहे थे? नहीं, नेहरू इन क्रांतियों को इतिहास के बड़े सबक के तौर पर देख रहे थे। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था, वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। उनका मानना था कि भारत को अपनी जरूरतों और अपने लोगों के मिजाज के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने पश्चिम से सीखने की बात तो की, पर साथ में ये भी जोड़ा कि अब पश्चिम को भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उनसे सीखने की जरूरत है। उनका जोर मौलिक सोच पर था, भारत के लिए क्या सही है इस पर था। क्या इस प्रस्ताव में लोकतंत्र या समाजवाद जैसे शब्द सीधे सीधे इस्तेमाल हुए थे? लोकतांत्रिक शब्द सीधे नहीं था। नेहरू का मानना था कि गणराज्य शब्द में ही वो भाव आ जाता है, लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि लक्ष्य लोकतंत्र ही है, और सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक लोकतंत्र भी। आर्थिक लोकतंत्र? हाँ, मतलब आर्थिक बराबरी की तरफ बढ़ना। उन्होंने समाजवाद के लिए अपना समर्थन भी जताया, लेकिन फिर वही बात कि कोई बना बनाया मॉडल नहीं अपनाना है, बल्कि भारत के लिए जो ठीक हो वो रास्ता खोजना है। जाहिर है, इतने सारे अलग अलग विचार थे, तो संविधान बनाना आसान तो नहीं रहा होगा। किन बड़े मुद्दों पर तीखी बहसें हुई? बिल्कुल, कई मुद्दों पर गहरे मतभेद थे और जोरदार बहसें भी हुई। एक शुरुआती बहस तो सभा की वैधता को लेकर ही छिड़ गई थी। कम्युनिस्ट सदस्य थे सोमनाथ लाहिरी। उन्होंने चिंता जताई कि ये सभा तो अंग्रेजों की बनाई हुई है और उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है। नेहरू ने माना कि हाँ, अंग्रेजों का हाथ था इसे बनाने में, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि सभा की असली ताकत अंग्रेजों से नहीं, भारत की जनता से आती है। और अधिकारों को लेकर, खासकर अल्पसंख्यकों और जो दबे कुचले वर्ग थे, उनके अधिकारों को कैसे तय किया जाए, इस पर क्या बहस हुई? अधिकारों का सवाल तो बहुत ही पेचीदा था। एक बड़ा मुद्दा उठा पृथक निर्वाचक मंडल का, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी समुदाय के प्रतिनिधि को सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट देकर चुने। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ, वही। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने इसकी जोरदार वकालत की। उनका तर्क था कि इससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज सुनी जाएगी, उनकी नुमाइंदगी पक्की होगी। लेकिन ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता इसके सख्त खिलाफ थे। सरदार पटेल ने तो इसे जहर कह दिया, जिसने देश को बांटा और बंटवारे तक पहुंचाया। गोविंद वल्लभ पंत ने तर्क दिया कि यह व्यवस्था तो खुद अल्पसंख्यकों के लिए ही खतरनाक होगी, उन्हें सबसे अलग थलग कर देगी। तो फिर क्या हुआ? इसके खिलाफ हो गए थे। सबने माना कि नए देश की एकता सबसे जरूरी है और इसके लिए साझा नागरिकता और मिले जुले चुनाव क्षेत्र ही सही रास्ता है। तो क्या अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक ही माना गया? नहीं, यहीं पर एक बहुत अहम बात उठी। एनजी रंगा जैसे जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई, असली अल्पसंख्यक तो देश के गरीब और दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। उन्होंने कहा कि इनके लिए सिर्फ कागज पर अधिकार लिख देना काफी नहीं है। उन्हें जमींदारों, साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए असल सहारे की जरूरत है। मतलब सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की ताकत भी देनी होगी। आदिवासियों की आवाज कैसे सुनी गई सभा में? आदिवासियों के प्रतिनिधि थे जयपाल सिंह मुंडा। उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने हजारों साल के शोषण और उपेक्षा का जिक्र किया और कहा कि आदिवासियों को सुरक्षा चाहिए, बराबरी का मौका चाहिए। उन्होंने क्या मांगा? अलग चुनाव? नहीं, उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हमें विधायिका में सीटों का आरक्षण चाहिए ताकि हमारी आवाज सुनी जा सके और हम बाकी समाज के साथ घुल मिल सकें। उनकी अपील थी कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना होगा। ये बहुत मार्मिक बात थी। और दलितों के अधिकारों का सवाल, ये कैसे हल हुआ? डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका रही इसमें? दलितों के अधिकारों का मुद्दा तो बहुत ही अहम और संवेदनशील था। देखिए, शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की वकालत की थी, पूना पैक्ट से पहले, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। हाँ, वो इतिहास है। लेकिन बंटवारे के बाद माहौल बदल गया था। अंबेडकर ने भी ये मांग छोड़ दी। सभा में जे नागप्पा और के.जे. खांडेरकर जैसे सदस्यों ने बताया कि कैसे हजारों साल के दमन ने दलितों को सामाजिक और मानसिक रूप से एकदम पंगु बना दिया है। तो क्या समाधान निकला? बहस का निचोड़ ये निकला कि सिर्फ सुरक्षा देना काफी नहीं है,
बल्कि समाज का जो ढांचा है उसे बदलना होगा। तो आखिरकार सभा ने छुआछूत को खत्म करने का फैसला किया, मंदिरों में जाने का अधिकार दिया और विधायिका व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की। सबने माना कि कानून तो जरूरी है, पर साथ साथ समाज की सोच बदलना भी उतना ही जरूरी है। और महिलाओं के लिए, क्या उनके लिए भी आरक्षण की बात हुई? महिलाओं की तरफ से हंसा मेहता ने बात रखी। उन्होंने आरक्षण या अलग निर्वाचन मंडल की जगह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर जोर दिया, मतलब बराबरी के हक पर। एक और बड़ा मुद्दा जिस पे यकीनन बहस हुई होगी, केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा। इस पर क्या सोच थी? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल था। इस पे भी काफी मतभेद थे। नेहरू और अंबेडकर जैसे नेता खासकर बंटवारे के बाद देश की एकता, सुरक्षा और विकास के लिए एक मजबूत केंद्र चाहते थे। क्यों? क्या तर्क था? उनका मानना था कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए, देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से पेश करने के लिए और आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने के लिए केंद्र का ताकतवर होना जरूरी है। अंबेडकर तो 1935 के एक्ट से भी ज्यादा मजबूत केंद्र चाहते थे। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी होंगे। बिल्कुल। मद्रास के के संथानम जैसे नेता थे। उन्हें डर था कि अगर केंद्र को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई तो वो बोझिल हो जाएगा और राज्य पैसों के लिए पूरी तरह केंद्र पर निर्भर हो जाएंगे। संथानम ने तो चेतावनी भी दी कि अगर राज्यों को ठीक से शक्तियां और संसाधन नहीं मिले तो वो केंद्र के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। तो फिर बीच का रास्ता क्या निकला? अंत में एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई। शक्तियों की 3 लिस्ट बनाई गई। संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची, जो राज्यों के लिए थी, और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। लेकिन ज्यादा ताकत किसे मिली? ज्यादातर अहम विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और ज्यादा शक्तियां केंद्र को ही दी गईं। यहां तक कि आर्टिकल 356 के तहत केंद्र को यह अधिकार भी मिला कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकें। तो कोशिश तो संतुलन की थी, लेकिन झुकाव साफ तौर पर एक मजबूत केंद्र की तरफ था और शायद उस वक्त की जरूरतों को देखते हुए ये जरूरी भी समझा गया। और फिर वो मुद्दा जिसने शायद सबसे ज्यादा जज्बात भड़काए होंगे, राष्ट्र की भाषा का सवाल। हाँ बिल्कुल, भाषा का मुद्दा तो महीनों तक गरमाया रहा। देखिए, गांधी जी हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, हिंदी और उर्दू का एक सरल मिश्रण जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें और जो अलग अलग समुदायों को जोड़ सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नहीं, जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, हिंदी और उर्दू भी एक दूसरे से दूर होती गई। हिंदी को ज्यादा संस्कृत जैसा बनाने की कोशिशें होने लगी और उर्दू को फारसी जैसा। वो जो मिलीजुली जबान थी वो पीछे छूटने लगे। सभा में इस पर काफी टकराव हुआ होगा फिर। हाँ, जोरदार टकराव हुआ। एक तरफ आरवी धुलेकर जैसे सदस्य थे जो बहुत आक्रामक तरीके से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत कर रहे थे। उनके भाषणों से काफी विवाद भी हुआ। दूसरी तरफ दक्षिण भारत से जी दुर्गाबाई जैसी सदस्य थी। उन्होंने चिंता जताई कि अगर हिंदी को थोपा गया तो दक्षिण की और दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं दब जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी के कहने पर जो लोग दक्षिण में हिंदी का प्रचार कर रहे थे वो अब इस रवैये से बहुत निराश हैं। वो हिंदुस्तानी चाहते थे, थोपी हुई हिंदी नहीं। तो आखिरकार समझौता क्या हुआ? आखिर में भाषा समिति ने एक समझौता सुझाया। हिंदी देवनागरी लिपि में देश की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राष्ट्रभाषा नहीं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, और ये भी तय हुआ कि अंग्रेजी का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल अगले 15 सालों तक जारी रहेगा। साथ ही प्रांतों को अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने की आज़ादी होगी। तो मतलब ये निकला कि भाषा जैसे नाजुक मुद्दे पर जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, बल्कि आपसी तालमेल से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इतनी सारी बहसें, इतने गहरे मतभेद, इनके बावजूद क्या कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे थे जिन पर लगभग सभी एकमत थे? हाँ बिल्कुल थे। 2 बातें तो खास तौर पर ऐसी थीं जिन पर जबरदस्त आम सहमति थी। पहली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। हाँ, मतलब हर वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई शर्त नहीं। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, है ना? और ये क्रांतिकारी कदम था। दुनिया के कई विकसित देशों में भी उस वक्त सबको वोट का अधिकार नहीं मिला था। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का भारतीय लोकतंत्र और यहाँ के लोगों पर कितना गहरा विश्वास था। और दूसरी बात कौन सी थी जिसपे सहमति थी? दूसरी महत्वपूर्ण आम सहमति थी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर। हालांकि धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द प्रस्तावना में शुरू में नहीं जोड़ा गया था, वो तो बाद में आया।
हाँ, 42वें संशोधन में। जी, लेकिन संविधान के मौलिक अधिकारों वाले हिस्से में इसे पूरी तरह से उतारा गया। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार हैं, और फिर अनुच्छेद 14, 16, 17 में बराबरी का अधिकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ व्यवहार में? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सबको अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की आज़ादी होगी। सरकारी स्कूलों में कोई खास धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी। नौकरियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या ये पश्चिम जैसा सेक्युलरिज्म था, जहां धर्म और राज्य बिल्कुल अलग हैं? नहीं, थोड़ा फर्क है। भारतीय मॉडल को सैद्धांतिक दूरी का मॉडल कहा जाता है। मतलब राज्य धर्म से एक निश्चित दूरी बनाए रखेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर खासकर सामाजिक सुधारों के लिए दखल भी दे सकता है, जैसे छुआछूत को खत्म करना या पर्सनल लॉ में सुधार करना। तो ये पूरी तरह अलगाव नहीं, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए जरूरत पड़ने पर सुधार की गुंजाइश रखने वाला मॉडल है। तो इन सब बातों को समेटें तो ये संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस बहुत ही जटिल, बहुत ही जीवंत प्रक्रिया का नतीजा है जिसमें अनगिनत विचारों, बहसों, असहमतियों और फिर मुश्किल से हासिल किए गए समझौतों से रास्ता बना। यह दिखाता है कि कैसे एक इतना विविध, इतनी चुनौतियों से भरा देश बंटवारे के इतने गहरे जख्मों के बावजूद अपने लिए एक साझा भविष्य की नींव रख सका। ये बहसें हमें बताती हैं कि हमारे संस्थापक किन आदर्शों से प्रेरणा ले रहे थे, किन मुश्किल सवालों से जूझ रहे थे। हाँ, और कैसे उन्होंने अलग अलग मांगों के बीच, अलग अलग दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। ये एक डायनामिक प्रोसेस थी, जहां लोगों ने एक दूसरे को सुना, अपने विचार बदले और देश के हालात को देखकर फैसले लिए। आज के श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान ने सामाजिक सुधारों के लिए एक मजबूत ढांचा तो बनाया, जैसे छुआछूत का अंत हुआ, लेकिन क्या आज हमें उन सामाजिक बदलावों के बारे में और गहराई से सोचने की जरूरत है, जिनके लिए शायद उस समय उतनी जोरदार आवाज नहीं उठी थी? और क्या हमारा संविधान अपनी बदलती व्याख्याओं के साथ आज भी उन जरूरी बदलावों के लिए रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।